हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के इस रिवीजन क्लास में। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को हाइड्रोकार्बन के माध्यम से, एल्केन के माध्यम से और अलग-अलग तरीकों से हम लोग कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। प्रॉपर्टीज हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसका फिजिकल स्टेट पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, और क्या पढ़ेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे और हम लोग डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चार चीजों की प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़नी है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लिए स्पेशली ये चार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर हम लोग सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करें, सबसे पहला चीज क्या है, फिजिकल स्टेट की बात करें। अच्छा, फिजिकल स्टेट क्या होता है भैया? फिजिकल स्टेट वो है जिस तरीके से, जिस फॉर्मेट में, जिस फॉर्म में हम लोगों को वो देखने को मिलता है, हमको महसूस करने को मिलता है, दैट इज द फिजिकल फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो ये सबसे पहली बात तो कलरलेस होते हैं। ठीक है, कलरलेस होते हैं जब प्योर फॉर्म में होंगे, जब प्योर फॉर्म में होंगे तो कलरलेस होंगे। और इन्हीं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को जब हम लोग किसी लाइट में रख देंगे, जब लाइट के अंदर में आएंगे, तो इसमें कुछ ना कुछ इंड्यूसेस सम कलर व्हेन लाइट। बात समझ में आ रही है? कलरलेस होगा जब प्योर फॉर्म में होगा, और कुछ उसमें लाइट इंड्यूस होंगे, कुछ कलर्स जब हम लोग लाइट में रख देंगे। कई सारे हेलो एल्केन्स ऐसे होते हैं, एल्काइल हैलाइड्स। ये सारी प्रॉपर्टीज स्पेशली किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्काइल हैलाइड्स के लिए। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स के पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स के लिए पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन्स जब प्योर फॉर्म में होंगे तो कलरलेस होंगे, अगर उसको लाइट के फॉर्म में, लाइट में रख दिया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ कलर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ कुछ एल्काइल हैलाइड्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, उसकी स्मेल जो है वो अच्छी होती है। ठीक है, स्वीट स्मेल होती है। इसको, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फिजिकल स्टेट के लिए कि किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, कितने कार्बन्स पे वो सॉलिड स्टेट पे रहता है, कितने कार्बन्स में वो लिक्विड स्टेट पहुंच जाता है, कितने कार्बन्स में वो गैस स्टेट पे रहता है। ठीक है, तो अगर एल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो जितने भी लोअर एल्काइल हैलाइड्स हैं, 18 कार्बन, सॉरी, लोअर एल्काइल हैलाइड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, गैस फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, लोअर एल्काइल हैलाइड्स गैस फॉर्म में है। अगर 18 कार्बन, 18 कार्बन तक कोई हेलो एल्केन है तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर 18 कार्बन से ऊपर कोई हेलो एल्केन है तो वो किसमें होगा, सॉलिड फॉर्मेट में होगा। हेलो एरीन्स जितने भी हैं वो सारे किस फॉर्मेट में हैं, लिक्विड के फॉर्मेट में हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फिजिकल स्टेट। अगर इसके बाद हम लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो सबसे पहली बात तो अगर कंपेरेबल मास का एल्काइल हैलाइड है, कोई कंपेरेबल मास का एल्काइल, मतलब कोई एल्काइल हैलाइड है और उतने ही मास का, उतने ही मोलर मास का, अगर हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अगर कोई एल्काइल हैलाइड है किसी पर्टिकुलर मोलर मास का, तो उतने ही मोलर मास का जब हम लोग एल्काइल कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स एल्काइल हैलाइड्स के ज्यादा होंगे कंपैरेटिव टू हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों होगा? जब एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने पीछे इसका नेचर पढ़ा कि किसी कार्बन को और किसी हैलोजन को, CH6 बॉन्ड का हम लोगों ने नेचर बीच वाले पार्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो ये कैसा होता है बॉन्ड, ये होता है पोलर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो कोई चीज पोलर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एनी पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मास। ठीक है, अगर सेम मास में हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन लेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी एल्काइल हैलाइड का ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये होगा एक पॉइंट। और एक पॉइंट और है इसका, क्या है कि कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन अल्कोहल से, कार्बोनिल ग्रुप से और COOH से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ठीक है, इन तीनों ग्रुप से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का कम होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, किससे ज्यादा है किससे कम है? कंपेरेबल मास के हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है, लेकिन अल्कोहल, कार्बोनिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ठीक है, ये हो गया। अगर सेम एल्काइल ग्रुप रखा जाए, सेम एल्काइल ग्रुप, ठीक है, RX के फॉर्म में होगा, ये जो भी होगा, है ना,
अगर एल्काइल ग्रुप सब में सेम है, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजेंस अलग अलग है, एल्काइल ग्रुप सेम है लेकिन हेलोजेंस अलग अलग हैं, तो इसकी एक सीरीज है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। क्या सीरीज है? सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर क्लोरीन का, ठीक है। जिस तरह से हम लोग नीचे आते जाएंगे ग्रुप में, फ्लोरीन पर आएंगे तो डिक्रीज होगा क्या? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, अगर सेम एल्काइल ग्रुप है तो ये सीरीज चलेगी, लेकिन अगर हेलोजन सेम है, सपोज आई लगा है, Br लगा है या क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर सेम हेलोजन ग्रुप है लेकिन अलग एल्काइल ग्रुप है, सेम हेलोजन है अगर अलग अलग एल्काइल है, तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफर करेगा? जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अगर सेम इसी तरीके के फॉर्मेट में अगर हम लोग एरिल हैलाइड्स की बात करें, अगर हम लोग एरिल हैलाइड्स की बात करें जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बेंजीन में और कोई रिंग नहीं लगी है, सिर्फ एक हेलोजन लगा हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका अगर एक टर्म ले तो दीज आर नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है? कोई एक चीज इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो ये एरीन है, इसके ऊपर एक हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स बोलेंगे। अगर इस तरीके का कोई हेलो एरीन है या इस तरीके का कोई हेलो एल्केन है जिसमें R जो है वो क्या है? सेम है हर केस में, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की सीरीज ये है, सबसे ज्यादा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और फिर फ्लोरीन का, ठीक है। और अगर सपोज हेलो एरीन ऐसा ही है, हेलो एरीन ऐसा ही है, ठीक है, और इसमें एक हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, एक हेलोजन मेटा पोजीशन पे लगा है और सेम हेलोजन पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? सेम सेम दो हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स। क्या बोलेंगे? डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन्स, ठीक है। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एरीन है तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? पैरा वाले का, सबसे ज्यादा पैरा का है और फिर मेटा का और सबसे कम ऑर्थो का। आई होप आप लोगों ने नोमेनक्लेचर की वो पार्ट देखा होगा और आपको ऑर्थो मेटा पैरा के बीच का अंतर पता होगा, ठीक है। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी देख लो। अगर 1-2 पोजीशन पे लगा होता है तो ये ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पे लगा होगा तो मेटा और 1-4 पोजीशन पे लगा होगा तो पैरा। ये थी हमारी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज। तो अभी तक हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 तरीके की प्रॉपर्टीज देखी, फिजिकल स्टेट देखा और 2 तरीके का देखा, फिजिकल स्टेट देखा और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखा। इसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर की बात करें, अगर थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें जो कि सॉल्युबिलिटी है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पानी में नहीं घुलेंगे, ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। और डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो जैसे जैसे साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ेंगे, ठीक है, मतलब साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा या तो फिर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा या साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ेगा, तो इन तीनों के बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। डेंसिटी क्या है? किसी कोई भी कंपाउंड कितना ज़्यादा डेंस है, इसके ऊपर डेंसिटी वही है कितना ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स पास पास में है ना। तो अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ा देंगे तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर साइज ऑफ हेलोजन एटम बढ़ा देंगे तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ा देंगे तो भी उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहीं पर इसका फिजिकल प्रॉपर्टी सारी समाप्त होती है। हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल स्टेट्स के हम लोगों ने पढ़ा। फिजिकल स्टेट क्या है कि अगर लोअर हेलो एल्केन्स हैं तो वो गैस फॉर्म में होंगे, अगर 18 कार्बन तक के हेलो एल्केन्स हैं तो वो लिक्विड फॉर्मेट में होंगे, और उससे अगर ज़्यादा हेलो एल्केन्स हैं तो कार्बन के हेलो एल्केन्स हैं तो वो सॉलिड फॉर्मेट में होंगे। हेलो एरीन सारे लिक्विड फॉर्म्स में होते हैं, ये हम लोगों ने देखा। और हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हेलो एल्केन्स प्योर फॉर्म में है, अगर हेलो एल्केन्स प्योर फॉर्म में है तो उसमें उसका कलर जो है वो कुछ कलर नहीं होगा, कलरलेस होंगे। लेकिन अगर उन्हीं हेलो एल्केन्स को हम लोग किसी लाइट के अंडर में रख देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कलर इंड्यूस हो जाएगा। कुछ हेलो एल्केन्स की स्मेल भी स्वीट होती है, ये भी हम लोग जान गए। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात की है तो ये सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अभी भी, कि अगर कंपेरेबल हाइड्रोकार्बन उसके साथ रखा जाएगा, कंपेरेबल मास का हाइड्रोकार्बन रखा जाएगा एल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड्स के साथ, तो एल्काइल हैलाइड्स और एरिल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकलेगा अगर हाइड्रोकार्बन से गिना जाए, नापा जाए। और अगर हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन अल्कोहल से, कार्बोक्सिल ग्रुप से और कार्बोनिल ग्रुप से, अल्कोहल से, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये पॉइंट याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है 100%। अब चांसेस हैं कि किससे ज़्यादा होता है ना, या किससे कम होता है, तो ये पूछा जा सकता है।
तो किससे कम हुआ? अल्कोहल से कम हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है और कार्बोनिल एसिड से कम है, और ज़्यादा किससे है? हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन चेंज हो रहा है, अगर एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन चेंज हो रहा है, चाहे वो एल्काइल ग्रुप हो चाहे वो एरिल ग्रुप हो, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स की सीरीज ये है। सबसे ज़्यादा आयोडीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन और उससे कम फ्लोरीन। अगर डाई सब्स्टिट्यूट हेलोरीन है, कोई ऐसा हेलोरीन है जिसके ऊपर 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे, 1-4 पोजीशन पर सबसे ज्यादा पैरा का होगा, उससे कम मेटा और उससे कम ऑर्थो। हाँ, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, आइसोमेरिक फॉर्म्स का छूट गया है ना। आइसोमेरिक फॉर्म में क्या होगा कि चाहे वो हेलोएल्केन के आइसोमेरिक फॉर्म्स हो या हेलोएरिन्स के आइसोमेरिक फॉर्म्स हो, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचेस उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब बारी है कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर आगे बढ़े। तो अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में पढ़ रहे होंगे। पहली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड की, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड। So starting from alkyl halide, alkyl halide में बेसिकली हमको दो तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। बेसिकली हमको दो तरह की रिएक्शंस पढ़नी है। कौन कौन सी दो तरह की रिएक्शंस पढ़नी है? एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ना है। एक एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है और एक न्यूक्लियोफिलिक पढ़ना है। अच्छा सर, क्या हम लोग बेसिक जानते हैं कि एलिमिनेशन क्या होता है? क्या हम लोग बेसिक जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है? एलिमिनेशन क्या होता है? जब किसी रिएक्शन में कोई भी चीज एलिमिनेट हो जाए, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी पार्टिकल उसका एलिमिनेट हो जाए, यानी एलिमिनेशन मतलब हट जाना। कि मतलब अगर सपोज कोई हमारा प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें हेलोजेंस लगे हैं, उसमें कुछ और लगा है, उसमें कोई ब्रांच लगी है और उसमें से कुछ एक ब्रांच या एक हेलोजन या सारे हेलोजन या कितने भी ब्रांच, कितने भी हेलोजन एलिमिनेशन हो जाए, वो हट जाए, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और जिसमें सपोज यहाँ अगर हम लोग बात करें हेलोजन लगा है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हेलोजन हट रहा है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हेलोजन हट रहा है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हम लोग करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों को बेसिक दो तरह की रिएक्शन पढ़नी है, दैट इज SN1 रिएक्शन, SN1 टाइप रिएक्शंस, और SN2 टाइप रिएक्शन। SN1 टाइप रिएक्शन और SN2 टाइप रिएक्शन। सबसे पहले नाम से हम लोग समझते हैं कि SN1 टाइप और SN2 टाइप क्या है। SN का मतलब क्या होता है? S और N का मतलब क्या होता है? S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक। मतलब न्यूक्लियोफाइल की सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों तरह की रिएक्शन हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि दोनों टाइप की रिएक्शन कैसी हैं? न्यूक्लियोफाइल को प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट करती है, यानी किसी रिएक्शन मिक्सचर में, किसी रिएक्शन प्रोडक्ट में क्या करेंगी? न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे। किसी रिएक्शन में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। अच्छा, ये SN1 टाइप क्या है, SN2 टाइप क्या है? SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन किस काइनेटिक ऑर्डर की है? ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और ये है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बात समझ आ रही है? SN1 रिएक्शन हमारी किस तरह की फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, SN2 रिएक्शन किस तरह की सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या डिसाइड करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट, जो किससे डिसाइड होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें देख रहे होंगे किस तरह की रिएक्शंस हो रही है और उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कैसे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपको पहले ही बता दूं मैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों स्टेप में, तीनों स्टेप में जितने भी स्टेप्स हैं, उतने स्टेप्स में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, उसको ही हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मानेंगे और उससे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? उससे हम लोग रिएक्शन का रेट डिसाइड कर रहे होंगे। उससे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो SN1 टाइप में क्या होगा, SN2 टाइप में क्या होगा? SN1 यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि इसमें दो स्टेप में रिएक्शन होगी। ये रिएक्शंस दो स्टेप में हो रही होंगी।
पहले स्टेप में हमारा जो हेलोजन है वो एल्काइल हैलाइड से हट जाएगा, यानी एल्काइल हैलाइड से वो जो रिएक्टेंट है वो कैसा हो जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बनने की प्रोसेस एक होगी, फिर कार्बोकटाइन से उसमें न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के बाद रिएक्शन प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस एक होगी। ठीक, तो ये हमारे दो प्रोसेस में रिएक्शन होती है, दो प्रोडक्ट में रिएक्शन होती है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है। जैसे C CH3 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 और इधर Br प्लस KCl क्या बनाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है हमारे पास, ठीक है, और KCl न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। इससे क्या बन रहा होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ये Br हट जाएगा, इसकी जगह पर ये Cn आ जाएगा और KBr अलग हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। इसका रिएक्शन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 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 Cn प्लस KBr। अच्छा सर, ये तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये कैसे हुआ है ना, ये रिएक्शन कैसे हुई, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे पास एक टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है जिसमें हमारे पास Br लगा हुआ है। तो अभी पहली रिएक्शन में क्या होगा, ये Br हट जाएगा, ये ब्रोमीन हट जाएगी और ये एक कैसा बनेगा, कार्बोकटाइन बनेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कैसे हो रहा है। CH3 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 Br। अब इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टेप में ये हट रहा है, पहले स्टेप में ये हट रहा है और हमको क्या मिल रहा है, CH3 C CH3 CH3 प्लस Br माइनस। ठीक है, अच्छा सर, अब हम वह देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, यानी ये कार्बोकटाइन है। एक खास बात गौर करने वाली कि ये जो है ये एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये एक 3 डिग्री कार्बोकटाइन है, इसका मतलब ये एक स्टेबल कार्बोकटाइन है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि K और Cl हमारे पास है, ठीक है, इसमें Cn जो है वो नेगेटिव है ना, और K जो है वो पॉजिटिव, उसके ऊपर साइन आया हुआ है, Cn नेगेटिव, ये यहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पर प्लस का साइन है यहाँ पर अटैक करेगा, यानी कार्बोकटाइन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, और रिएक्शन प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, रिएक्शन प्रोडक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CH3, इसके साथ लगा हुआ हमको दिखेगा Cl, और क्योंकि ये Br एक नेगेटिव साइन के साथ निकल गया था बाहर, तो हमको क्या है इसमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा KBr। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिल रही है। इसमें दो स्टेप पे रिएक्शन हो रही है, ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। इसमें स्लो स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा जब एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बनने की प्रोसेस होगी, जब एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बनने की प्रोसेस होगी। ये स्लो स्टेप क्यों है, एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बनना स्लो स्टेप क्यों है, एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बनना स्लो स्टेप इसलिए है क्योंकि एल्काइल हैलाइड एक स्टेबल फॉर्म में है, एल्काइल हैलाइड स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन कार्बोकटाइन उतना स्टेबल नहीं होगा जितना स्टेबल एल्काइल हैलाइड है। तो कभी भी किसी को भी अगर स्टेबिलिटी से हटा करके उसको अनस्टेबल किया जा रहा है, किसी भी को भी, कोई कंपाउंड हो, कोई इंसान हो, हमको आपको ले लो, अगर हम लोग कहीं अपने घर में आराम से सो रहे हैं, अचानक से कोई आए और कहते उठो बिस्तर से खाली करो रोड पे जाके सो, तो वो हमारे लिए टफ होगा। लेकिन अगर सपोज करिए हम लोग रोड पे सो रहे हैं या स्टेशन पे कहीं सो रहे हैं, ठीक है, और कोई अंदर से आए कहते आओ अंदर आके सो जाओ, तो हम ज्यादा तेजी से किस चीज पे भागेंगे, हम ज्यादा तेजी से जब कोई को रोड से उठा करके घर के अंदर कर रहा होगा। उसी तरीके से कंपाउंड का है कि अभी ये एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में है, ये स्टेबल फॉर्म में है। तो हम लोग देख रहे थे कि जब कभी भी किसी को भी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में किया जाता है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड हमारा स्टेबल कंडीशन में, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड स्टेबल कंडीशन में है और उससे हम लोग कार्बोकटाइन बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से कार्बोकटाइन बन रहा है, यानी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में आ रहा है। कार्बोकटाइन वाला 3 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल कंडीशन में है, लेकिन कंपैरेटिव टू एल्काइल हैलाइड वो कम स्टेबल है। तो कभी भी हम लोग किसी स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी में जाते हैं तो वो स्टेप धीरे होगा,
वो स्टेप होने में कंपाउंड खुद से रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये स्टेप धीरे हो गया, लेकिन अभी कार्बोकेटाइन थोड़ा लेस स्टेबल है। अभी वहां से हम लोग वापस उसमें कुछ ऐड करके उसको पूरा स्टेबल कर रहे हैं, उसको आयन से हटा करके वापस कंपाउंड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो फास्ट होगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्रोडक्ट बन के निकला उसके अकॉर्डिंग ये कार्बोकेटाइन थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो लेस स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी में जाएंगे तो भी रिएक्शन फास्ट होगी, और हाई स्टेबिलिटी से लेस स्टेबिलिटी में जाएंगे तो रिएक्शन स्लो होगी। ये बात बहुत ही कॉमन सेंस के साथ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी, है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनने का जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। दिस इज RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा सर, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो इसका क्या करें? इसका मतलब इस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शंस यानी SN1 टाइप की रिएक्शन जो है उसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा? वो टोटली अल्काइल हैलाइड वाले स्टेप पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक चीज पे डिपेंड कर रहा होगा वो टाइप की रिएक्शंस SN1 टाइप की रिएक्शन होगी, ठीक है। यानी अगर इस रिएक्शन की हम लोग रिएक्टिविटी रेट को देखें कि इसमें टर्शरी में सबसे ज्यादा होगा, कि सेकेंडरी में सबसे ज्यादा होगा, कि प्राइमरी में सबसे ज्यादा होगा, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये टर्शरी टाइप के अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अच्छा अच्छा, ये हो गया SN1 टाइप की रिएक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग SN2 टाइप की रिएक्शंस। SN2 टाइप की रिएक्शन कैसी हो गई? हम लोगों ने पहले देखा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक रिएक्शन। इसमें कैसा था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था एक, ठीक है। एक दूसरा स्टेप था, मतलब एक अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बनने का स्टेप था, एक कार्बोकेटाइन से वापस से उसमें कंपाउंड बनने का स्टेप था। अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अच्छा सर, तो क्या इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है? SN2 नाम है, SN नाम है, यानी न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूट हो ही रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही रहा है। यानी सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही स्टेप में वो अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन भी बने और एक ही स्टेप में वो जिस साइड से वो कार्बोकेटाइन बन रहा है उसी साइड से कैसे सर अटैक हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। जिस साइड से हमारा हेलोजन डिटैच हो रहा होगा, हेलोजन हट रहा होगा, उसके अपोजिट साइड से सपोज एक रिएक्शन देखते हैं CH3Br plus KCN, this CH3Br plus CH3Cn plus KBr, ठीक। अच्छा सर, ये रिएक्शन को थोड़ा हम लोग 3D में देखते हैं। C इसके साथ 3 H लगे हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। थोड़ा इधर से शुरू करते हैं। C इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक हाइड्रोजन ऐसा, एक हाइड्रोजन ऐसा और एक हाइड्रोजन ऐसा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? एक ये सपोज कार्बन है तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन अंदर और एक हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है। ठीक है सर, मुझे उम्मीद है आपको इस तरह के फॉर्मूले पता होंगे। इसको वेजेन डैश फॉर्मूला बोलते हैं। कहाँ यूज होता है आपको मालूम है? पिछले साल पढ़ाया गया था। और इसके साथ Br लगा हुआ है, इसके साथ Br लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। रिएक्शन भी KCN से, KCN में से K अलग हो गया, Cn अलग हो गया। Cn विद नेगेटिव साइन यहां पर अटैक करेगा, साथ में ये ब्रोमीन यहां से बाहर आएगा, ये ब्रोमीन यहां से बाहर आएगा और ये Cn यहां पर अटैक कर रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो चाहे तो सिंगल स्टेप में आपको प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, बट थोड़ा सा बीच का देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। एक पॉइंट आएगा रिएक्शन के दौरान, एक बीच में पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे हम लोग देख रहे होंगे कि इस कार्बन ने 5 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। एक बॉन्ड ऊपर H के साथ, एक बॉन्ड इधर Br के साथ, एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ, और पीछे से एक Cn भी जुड़ा हुआ है, पीछे से एक Cn भी जुड़ा हुआ है। ये मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है, ये कंडीशन हमको कभी देखने को नहीं मिलेगी, पर रिएक्शन के दौरान ऐसा बीच में एक बार हो रहा होगा, रिएक्शन के दौरान ऐसा बीच में एक बार हो रहा होगा। अच्छा सर, तो ये हो रहा है तो अब इसमें ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बन 5 वैलेंसी बना ले, 5 बॉन्ड्स बना ले? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
कार्बन कभी भी पंच नहीं बना पाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वो बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन होगी और वो तुरंत सडन रिएक्शन होगा, बहुत ही रैपिड रिएक्शन होगा। और अब इसमें से एक बॉन्ड कोई टूटना है, हाइड्रोजन टूटेंगे नहीं टूटेंगे, या तो साइनो हटना है या तो बीआर हटना है। तो कौन सा हटेगा? साइनो तो अभी अभी आया है, बीआर को हटा देते हैं, बीआर हट जाएगा और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सी एच 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 और सी। एक चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर कि ये H जो इस तरफ था वो उस तरफ पहुंच गया, एक H जो इस तरफ था वो इस तरफ पहुंच गया, यानी इस कंपाउंड का ये कंपाउंड मिरर इमेज हो गया, इस कंपाउंड का वो कंपाउंड मिरर इमेज हो गया। अच्छा सर, मिरर इमेज हो गया तो मतलब एनांशियोमर्स। ये क्या बन गया? एनांशियोमर्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनांशियोमर्स। ये सपोज लेफ्ट हैंड साइड इसके सारे हैं ब्रांचेस, इसमें सेम ब्रांचेस राइट हैंड साइड, ठीक है। एक दूसरे की इमेज अगर बना रहे हैं, कोई भी कंपाउंड अगर एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं, मिरर इमेज ऑफ एनी कंपाउंड आर नोन एज एनांशियोमर्स, ठीक है। एक दूसरे को उसको क्या बोलेंगे? एनांशियोमर्स। यहां दिखता हूं मैं, मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स, मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज एनांशियोमर्स। अच्छा सर, इसको एनांशियोमर्स बोलते हैं। और अगर किसी ऐसे मिक्सचर में जिसमें कई सारे एनांशियोमर्स मिले हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें कई सारे एनांशियोमर्स मिले हो, यानी मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स को क्या बोलते हैं? रेसिमिक मिक्सचर्स। रेसिमिक मिक्सचर्स। तो यहां पर हम लोगों ने अभी दो तीन चीजें पढ़ी, SN1 टाइप की रिएक्शन पढ़ी, SN2 टाइप की। हाँ, अभी इसमें ये इसको हम लोग स्टेप नहीं काउंट करते हैं, यानी ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यही सिंगल स्टेप हमको RDS कहलाता है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। यानी SN2 टाइप की रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा, एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड कर रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज डिपेंडिंग ऑन एल्काइल हैलाइड आल्सो, alkyl halide as well as nucleophile। बात समझ में आ रही? तो हमने SN1 टाइप की रिएक्शन देखी, SN2 टाइप की रिएक्शन देखी। SN2 टाइप की रिएक्शंस की अगर रिएक्टिविटी रेट की बात करें तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि जिसमें हिंड्रेंस कम होगा, जिसमें हिंड्रेंस क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अगल बगल लगे वो कंपाउंड्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अगल बगल लगे हुए वो मॉलिक्यूल्स जो किसी दूसरे को आके अटैच होने में परेशानी क्रिएट कर रहे हो और रास्ते में बाधा बन रहे हो, यानी हम लोग कह सकते हैं हिंड्रेंस आर द ब्रेकर्स ऑफ रोड, है ना। सड़क पे हम लोग चलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, वो हमारी स्पीड को घटाते हैं। अगर सपोज किसी को रोड पे जाना हो, वो रोड बहुत ही सकरी हो, बहुत ही पतली हो, तो हमको जाने में दिक्कत होगी। पतली क्यों है? सपोज उसके ऊपर बहुत सारे पेड़ आ गए, बहुत सारे जंगल का रास्ता है सपोज, तो उसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो हम लोग कभी जा रहे हैं और कई सारी बाधाएं अगर रास्ते में आ रही हैं, कई सारे लोगों को रोक रहे हैं, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? हिंड्रेंस हो जाएंगे। और अगर बिल्कुल रास्ता क्लियर है, सब लोग साइड में हैं, चौड़ी सड़क है, एक्सप्रेसवे पे हम लोग चल रहे हैं, तो उसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है। तो इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस कार्बन के ऊपर कितना हिंड्रेंस आएगा। अभी अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर बड़े बड़े हाइड्रोजन तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज अपन अगर 3D में देखें तो ये कार्बन का था और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो इधर से जो CN आ रहा था वो अटैच हो गया। लेकिन अगर यहीं पर इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई बड़ा लगा होता, इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई बड़ा लगा होता, तब इसको ज्यादा अटैच होने की सुविधा है, या अगर ये दोनों छोटे छोटे हो तब अटैच होने की सुविधा है। तो बड़ा कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, इधर के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, तो पीछे से आने वाले कंपाउंड्स इजीली अटैच हो जाएंगे, यानी उनके रास्ते में बाधाएं कम आएंगी, उनको हिंड्रेंस कम मिलेगा। तो अगर इसमें हमारे पास छोटे कंपाउंड, छोटे मॉलिक्यूल्स लगे हैं, तो रिएक्शन रेट फास्ट होगा। अगर इसमें सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स लगे हैं तो रिएक्शन रेट कम होगा, ठीक है। मतलब जुड़ने में बाधाएं आ रही होगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है, रिएक्शन रेट कम हो जाएगा। तो अगर इसकी रिएक्शन की बात करें कि ये प्राइमरी में जल्दी रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी में जल्दी रिएक्ट करेगा, या टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड में जल्दी रिएक्ट करेगा, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी गणित क्या कहती है कि ये
प्राइमरी में कम करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहते हैं, अगर यही कह रही थी, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन किसमें होगी? 1 डिग्री कार्बन से, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड एंड देन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। मतलब SN1 की अपोजिट टाइप की रिएक्शन है SN2 टाइप की रिएक्शंस। SN1 और SN2 पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आगे और रिएक्शंस देखेंगे, जिसमें पहली रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड्स एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल क्या है कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जो रिएक्शन के दौरान मतलब अगर उसको ही रिएक्ट कराया जा रहा है अलग अलग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, तो अलग अलग बिहेवियर शो कर, जैसे साइनाइड। ठीक है, अगर हम लोग पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड के साथ किसी की रिएक्शन कराते हैं, यानी KCN के साथ किसी की रिएक्शन करा रहे हैं या फिर NaCN के साथ किसी की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमको प्रोडक्ट कुछ और देखने को मिलता है। हमको प्रोडक्ट में नाइट्राइल देखने को मिलता है, हमको प्रोडक्ट में साइनाइड देखने को मिलता है। एक ही बात है, नाइट्राइल या साइनाइड। लेकिन अगर हम लोग इसी को AgCN के माध्यम से रिएक्शन करा रहे हैं, AgCN के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, AgCN को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हमको प्रोडक्ट में नाइट्राइल नहीं मिलेगा, हमको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से होता है, ऐसा पोलराइजेशन की वजह से होता है। कब? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके थ्रू बॉन्ड बनेगा। तो एक केस में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक केस में नाइट्रोजन CN का नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों में क्या अंतर है आइए देखते हैं। एक रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं इसको। CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, CH3 CH2 CH2 Br। इसमें एक बार हम लोग रिएक्शन कराएंगे K प्लस CN माइनस से। अभी यहाँ से CN नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, माइनस यहाँ पर एक लोड पेयर है, और दूसरी जगह हम लोग रिएक्शन करा रहे होंगे AgC ट्रिपल बॉन्ड N से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? KCN के साथ। यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं AgCN के साथ। एक चीज हमको ये बात मालूम है कि ये हेलोजन यहाँ से हटेगा, ये हेलोजन यहाँ से हटेगा, और जो भी जुड़ेगा वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, अब इससे हम देखेंगे कि इसके हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे दो प्रोडक्ट मिलेंगे? जब इसके साथ रिएक्शन हो रही है, पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन हो रही है, तो हम देखेंगे कि हेलोजन हटने के बाद यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर ये वाला कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिव टू इस नाइट्रोजन से, तो यहाँ से ये जाकर के यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यहाँ से ये अटैच होगा, और हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3 CH2 CH2 CN। ध्यान रखिए, CN कार्बन से जुड़ा हुआ है। जबकि अगर यहाँ पर लोग इससे ये अटैकिंग एजेंट होगा, तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ मतलब यहाँ पर जब KCN के साथ रिएक्शन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जब AgCN के साथ रिएक्शन है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH2 और NC। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, NC और यहाँ CN। ओके, तो यहाँ पर CN जुड़ने से इसका नाम क्या हो गया? इसमें हमको क्या ग्रुप जुड़ा मिला? नाइट्राइल, या फिर इसको और क्या बोलते हैं? साइनाइड। जबकि यहाँ पर हमको क्या ग्रुप जुड़ा मिला? आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दो इफेक्ट क्यों शो कर रहा है? दोनों में देखिए हम लोगों ने CN से ही रिएक्शंस कराई हैं, न्यूक्लियोफाइल CN ही यूज हुआ है, लेकिन अलग अलग के साथ यूज हुआ है, अलग अलग तरह का हमको पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखने को मिल रही है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स पे, तो जिसकी वजह से ये अलग अलग शो हो रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब यहाँ पर रिएक्शन KCN के साथ हो रही होगी या फिर NaCN के साथ हो रही होगी, लेकिन ये प्रोडक्ट कब बनेगा? जब यहाँ पर रिएक्शन AgCN के साथ हो रही होगी।
बात समझ में आ रही है? इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है ईथर सिंथेसिस, यानी कुछ तो ईथर से कनेक्टेड है, ठीक है। रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसमें क्या होगा कि अगर हमारे पास सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड जनरली ऐसे लिख रहा हूं, सोडियम एल्कोक्साइड रहेगा, ठीक है। इसके साथ हम कोई एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे, एल्काइल हैलाइड, क्या होगा यहां पर, क्या हमको देखने को मिलेगा कि इसमें से सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन होगा, इसमें से ONA, ठीक है। एक एग्जांपल भी देखते हैं साथ साथ में। सपोज इथीन ले लेते हैं, ठीक है। यहां ले एल्काइल की जगह हम लोग इथाइल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 ONA, ठीक है। ऐसा एल्कोक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया, प्लस कोई एक एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये नहीं एल्काइल हैलाइड ले लिया, एक सोडियम एल्कोक्साइड ले लिया, यहां पर हम क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, ठीक है। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी और सॉरी नॉट यहां पर नहीं, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस होगी और इन दोनों के बीच में बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। यहां पर बॉन्ड मेकिंग होगा, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से सोडियम निकलेगा और CH3 अटैच हो जाएगा। उनको रिएक्शन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2O CH3, साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा NaB, ठीक है। आज का ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में साइड प्रोडक्ट की कोई ज्यादा मान्यता नहीं होती है। हम लोग अगर रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट को छोड़ ही देते हैं, मिस भी कर देते हैं, नहीं लिखते हैं, तो भी हमारी रिएक्शन पूरी मानी जाती है, सिर्फ मेन प्रोडक्ट के साथ। ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की नहीं, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, ओके। ये हमको क्या मिला, ईथर। तो इसका मतलब अगर यहां लिखें कि सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड तो क्या मिलेगा हमको, ईथर। लेकिन क्या सर हर केस में ऐसा मिलेगा, इसी को हम लोग इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, रिवीजन प्रोग्राम है, ऊपर से टच करते हुए हम लोग निकल रहे हैं टॉपिक को। अगर आपको इसके बाद भी किसी टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है, किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट रह जाता है, हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि इतना ऊपर पढ़ाने के चक्कर में कुछ टॉपिक्स अंदर के मिस हो जा रहे हो, पर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक में, आइदर हम लोगों ने कवर किया है, आइदर हम लोगों ने नहीं कवर किया है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे बार बार हमारा स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप वहां जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पेज पे जाके पूछ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आपका एग्जाम है 5-6 दिन बाद, आप बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जहां समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल पूछिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप बिल्कुल पूछिए, कॉल करिए, कभी भी कॉल करिए, कभी भी मैसेज करिए, आपको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर मे बी अगर उस समय रिस्पॉन्ड नहीं हो पा रहा है तो भी विद इन 2 आवर्स आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो मैसेज की एक कॉपी मेरे पास भी आती है, मैं खुद रिस्पॉन्ड करूंगा। इसलिए प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप तुरंत हमारी टीम से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब समय नहीं है इस चीज का कि हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। We have to discuss right away। आज भी मेरे पास कई बच्चों के क्वेश्चंस आए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कल तक उनकी वीडियोस बना करके मैं डाल दूं। क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन में, डाउट सॉल्विंग सेशन में या क्वेरी सॉल्विंग सेशन के नाम से वो वीडियो आएगी और आप सब तक पहुंचाई जाएगी। सारी वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे, कोई अनाउंसमेंट हो तो आप तक पहुंचे, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट आए तो आप तक पहुंचे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और उसी आईडी से करिए जिस आईडी को आप अपने मोबाइल में परमानेंट ऑन रखते हैं। मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप, कंप्यूटर जहां से पढ़े वहां पर परमानेंट ऑन रखते हो, ताकि आपके पास वीडियो पढ़ते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
इस रिएक्शन को विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड है, एल्काइल हैलाइड है, हमको ईथर मिल रहा है। लेकिन क्या सर सारे एल्काइल हैलाइड्स के लिए हमको ईथर मिलेगा? नहीं। अगर ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तब तो हमको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और हमको ईथर मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी और एज अ प्रोडक्ट हमको ईथर मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पर ये एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री होता, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होता, तो क्या हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती? नहीं, हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देखने को मिलती। जबकि क्या देखने को मिलता? एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शन। और प्रोडक्ट हमको ईथर मिलता क्या? नहीं, प्रोडक्ट हमको क्या मिलता? एल्कीन। तो ध्यान रहे, अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और उसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो हमको ईथर मिलेगा। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है यानी सेकेंडरी या टर्शियरी है और उसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो हमको ईथर नहीं मिलेगा। फिर हमको क्या मिलेगा? हमको एल्कीन मिलेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही होगी। ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड कैसा होता है? सोडियम एल्कोक्साइड एक बहुत अच्छा बेस होता है, बेस्ट बेस, अच्छा से बेस्ट बेस होता है। और कुछ भी होता है क्या? न्यूक्लियोफाइल होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड बेस्ट बेस होता है और वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो बात समझ में आ रही है क्या? विलियमसन ईथर सिंथेसिस समझ में आया? हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड होगा, एल्काइल हैलाइड होगा, हमको ईथर मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री होना चाहिए, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो रही होगी, जहां पर प्रोडक्ट हमको ईथर मिलेगा। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही होगी? नहीं, वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, वहां एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और रिएक्शन प्रोडक्ट में हमको क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। बारी आती है एलिमिनेशन रिएक्शंस की। हम लोगों ने अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सभी पार्ट्स देखे। अब इसके बाद हम लोग को देखना है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया एलिमिनेशन रिएक्शन को। 2 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, बल्कि 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग कपलिंग रिएक्शंस देख रहे होंगे। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शंस देखेंगे। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस देख रहे होंगे और लास्ट में E1 E2 एलिमिनेशन 1 टाइप, एलिमिनेशन 2 टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको एनसीईआरटी बुक में रिएक्शंस ही नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको अलग तरीके से दिया हुआ है, बट ये टॉपिक को आसान बना करके मैंने कोशिश की है आप लोगों को पढ़ाने की। आपकी फीडबैक जरूर अवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग कपलिंग रिएक्शंस। कपलिंग रिएक्शंस, कपलिंग रिएक्शंस में हम लोग 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। कपलिंग रिएक्शन में हम लोग 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। वुड्स रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शंस और वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अच्छा, तो आइए एक एक देखते हैं इन तीनों रिएक्शंस में क्या खास। तो सबसे बेसिक सी चीज है कि अगर जो रिएक्शन Na और ईथर यानी सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में हो रही होगी, अगर रिएक्शन सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में हो रही होगी, तब तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन कहाँ हो रही होगी वो भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सिंपल से पहले 3 पॉइंट्स याद कर लीजिए कि अगर सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में हो रही होगी और दोनों रिएक्टेंट्स एलिफेटिक होंगे, सोडियम ईथर की प्रेजेंस में हो रही होगी, सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, और दोनों रिएक्टेंट्स एलिफेटिक होंगे, देन इट इज अ वुड्स रिएक्शन। अगर दोनों रिएक्टेंट्स एलिफेटिक हैं लेकिन रिएक्शन जो है वो जिंक और ईथर के प्रेजेंस में हो रही है, तो वो पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा? फ्रैंकलिन रिएक्शन। लेकिन अगर सोडियम और ईथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है लेकिन दोनों रिएक्टेंट्स में से एक हेलोएरीन का प्रोडक्ट है, हेलोएरीन का रिएक्टेंट है, हेलोएरीन का कंपाउंड है, और दूसरा एलिफेटिक कंपाउंड है, मतलब एक बेंजीन का कंपाउंड है, एक एलिफेटिक का कंपाउंड है, तो वो रिएक्शन कैसी होगी? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ऐसा पढ़ाते वक्त तो मतलब तो कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए
कि बच्चों को तुरंत याद हो जाए, तुरंत याद रह जाए। वो शॉर्टकट्स के साथ बता रहा हूँ कि वो कैसे याद रह जाएगी। तो यही रिएक्शन देखने का तरीका है कि अगर सोडियम और ईथर लगा है और दोनों एलिफेटिक है तो वुड्स रिएक्शन, जिंक और ईथर लगा है और दोनों एलिफेटिक है तो वो फ्रैंकलिन रिएक्शन। और अगर सोडियम और ईथर लगा है और एक एल्किल ग्रुप है, मतलब एक हमारा एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है, तो वो क्या होगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीनों के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज CH3 CH2 Br प्लस Br CH2 CH3, ठीक है। इसके बाद CH3 CH2 Br प्लस Br, सेम ही रिएक्शन है, ठीक है, इसी में दिखा देंगे। आइए इसको देख लेते हैं पहले। ये दोनों Br हटेंगे, चाहे वो वुड्स रिएक्शन हो चाहे वो फ्रैंकलिन रिएक्शन हो, ठीक है। और इन दोनों में जुड़ जाएगा, ये दोनों कपल हो जाएंगे, ये दोनों Br2 बना के अलग हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे से कपलिंग कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिल जाएगा, CH3। अगर ये Na और ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, और ये अगर जिंक और ईथर की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। अगर सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में हो रही है तो इसमें प्रोडक्ट्स भी सेम ही रहेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, और सेम इसमें भी CH3 CH2 CH2 CH3। आप लोग बताइए एक बार, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रिएक्शंस, पहले पढ़ाई गई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि जब दोनों के प्रोडक्ट सेम हैं, दोनों के रिएक्टेंट सेम हैं, तो सिर्फ Na और Zn के बदलने से रिएक्शन का नाम क्यों बदल जाता है, कैसे बदल जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बिल्कुल इसको इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का, उसमें देखूंगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ऐसे अंधे की तरह न पढ़ते चले जाएं। पढ़ते वक्त थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे, आपकी पुरानी चीजों को भी रिकॉल करें जो आप लोगों ने पढ़ के रखा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ये अलार्मिंग टाइम है, आप बिल्कुल संपर्क में आइए और पूरी तरीके से इसको कॉम्पैक्ट करके पढ़िए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हमारा कौन सा बना, इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, वुड्स रिएक्शन। और अगर ये रिएक्शन ऐसी है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैंकलिन रिएक्शन। अच्छा सर, ये तो हो गया वुड्स रिएक्शन और वुड्स फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिएक्टेंट्स में कुछ बदलाव है, लेकिन क्या बदलाव है, एक एरिक ग्रुप का रिएक्टेंट इसमें आ जाता है। देखते हैं क्या है। सपोज एक हमने ले लिया फ्लोरोबेंजीन और दूसरा एक कोई एलिफेटिक कंपाउंड ले लिया, एक हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, एक हमने कोई एलिफेटिक कंपाउंड ले लिया, सपोज CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 Cl। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों ClCl अलग हो जाएंगे, ये CH3 CH2 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्योंकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन है, इसमें क्या लगा होगा यहाँ पर Na और this reaction is known as Woods fitting reaction। ये जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इसका कि ये एग्जाम के दौरान याद रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रूल्स, ठीक है, और ऐसा इसमें क्यों हो रहा है, उसके मैकेनिज्म, ये सब आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल पूछिए, और अगर मालूम है तो बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है आपके पास क्या क्या मेथड है पूछने के। पूछिए, नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, उस पर बात करिए, पर करिए, कुछ करिए, बैठिए बताओ। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस को देखते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है पढ़ने में। फॉर्मेशन ऑफ
ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। अच्छा सर, एक चीज इसमें हमको देखने को मिल रही है कि दो वर्ड्स हैं इसमें। उन वर्ड से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके के कंपाउंड्स की बात कर रहा है। पहला वर्ड हमारे पास है सर ऑर्गेनो। व्हाट इज ऑर्गेनो? ऑर्गेनो मतलब कार्बन कंपाउंड, यानी हम लोग लिख सकते हैं जिस ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन लगा हो। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन लगा हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है जो ऑर्गेनिक्स आपने शुरू की होगी पढ़ना। तो 11वीं क्लास में पहला चैप्टर जब पढ़ाया जाता है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसके अंदर ये शुरू में बताया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो जिसमें कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड आया ऑर्गेनो, इसका मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन लगा है। दूसरा वर्ड आया हमारे पास मेटालिक, यानी मेटल लगा है, और कंपाउंड से कंपाउंड ही है, यानी ऐसा कंपाउंड हम लोग बनाएंगे, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी लगा हो और मेटल भी लगा हो। तो सर हम लोग कौन कौन से मेटल को जानते हैं? हम लोग बहुत सारे मेटल्स को जानते हैं, जैसे मैग्नीशियम जानते हैं, है ना, एल्यूमिनियम जानते हैं, लिथियम जानते हैं, सोडियम जानते हैं और बहुत सारे जानते हैं। ये चार हम लेकर के चल रहे हैं, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे दो ही। अच्छा सर, मतलब इनके साथ अगर हम लोग कार्बन लगाते हैं, इनके साथ अगर हम लोग कार्बन लगाते हैं तो क्या सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हो गए? जी। किसी भी मेटल में अगर हम लोग कार्बन लगा देते हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड मेटेलिक कंपाउंड है, मेटल से मिलकर के बना हुआ है, और उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड लगाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लगाते हैं, कार्बन लगाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। अच्छा सर, तो क्या सर एक कंपाउंड अगर हम लोग यहाँ पर लिखें CH3MgBr, CH3MgBr, तो क्या सर ये कुछ फॉर्मेशन बना रहा है? हाँ बना रहा है, लेकिन इस फॉर्मेशन को भी हम लोग आगे देखेंगे, आप खुद बताएंगे इस फॉर्मेशन को। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज CH3CH2MgBr, क्या सर ये कुछ और फॉर्मेशन बना रहा है? इन दोनों में कुछ कॉमन है? हाँ सर, क्या सर कॉमन है? कि इधर R लगा है, बीच में मैग्नीशियम लगा है, और यहाँ पर हेलोजन लगा है। तो क्या सर हमको एक RMgX की वैल्यू मिल रही है? RMgX का फॉर्मेशन मिल रहा है। RMgX फॉर्मेशन क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जितनी भी ऐसी रिएक्शंस हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाती हैं, उनको हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा, तो ऐसी कौन सी रिएक्शंस? एक रिएक्शन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, इस तरह की जितनी रिएक्शंस होंगी वो सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रही होंगी। ओके सर, क्या रिएक्शन होगी? चलिए आप लोग बताइए, हम लोग इसमें क्या रिएक्शन लिख सकते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए? तो सर इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि एक हम लोग एल्काइल हैलाइड ले लें, उसके साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दें ईथर की प्रेजेंस में। एक एल्काइल हैलाइड ले लें, उसमें मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दें ईथर की प्रेजेंस में, हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे मिल जाएगा देखते हैं। CH3 CH2Br, CH3 CH2Br, एल्काइल हैलाइड है सर? हाँ सर, ठीक है। इसके साथ हम लोग मेटल को, क्योंकि मेटेलिक कंपाउंड बनाना है तो मेटल डालना पड़ेगा, मेटल डाल दिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाल दिए, मेटल डाल दिए। इस रिएक्शन को हम लोग करा देंगे ईथर की प्रेजेंस में। ईथर की प्रेजेंस में कराए सर, तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला? हमको प्रोडक्ट मिला CH3CH2 प्लस इसमें Mg आ गया बीच में, Mg और ये Br। क्या सर ये हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया? हाँ सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। लेकिन ये तो मैग्नीशियम के साथ है सर, क्या और किसी कंपाउंड के साथ हम लोग बना सकते हैं, और किसी मेटल के साथ बना सकते हैं? बिल्कुल, सभी मेटल के साथ बना सकते हैं। आप लोगों ने मैग्नीशियम का देखा, एक हम लोग लिथियम का भी देख लेते हैं। अगर सपोज ऐसा हमको बनाना है CH3, इधर देखते हैं, यहाँ देखते हैं। अगर हम लोग को बनाना है सपोज CH3Li, तो कैसे बनेगा? CH3Li कैसे बनेगा? सपोज हमारे पास क्या क्या हमको लेना पड़ेगा रिएक्टेंट्स में? CH3 ले लेंगे, CH3Br प्लस Li2। अच्छा सर, Li2 क्यों? इसको भी ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे,
ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एक Li तो इसके साथ जुड़ जाएगा और एक लिथियम Br के साथ निकल जाएगा। Then the reaction will be product will be CH3 Li plus LiBr। तो ये साइड प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया जो हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। एक चीज हमको देखने को मिल रही है, चाहे वो मैग्नीशियम का कंपाउंड हो चाहे वो लिथियम का कंपाउंड हो, कि ये जो कंपाउंड बन रहा है वो RM यानी एल्काइल और मेटल पे बन रहा है, एल्काइल और मेटल पे बन रहा है। ये बहुत ही अच्छे कैसे होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं। M पे पॉजिटिव आता है, इट विल बी कैटायन एंड दिस इज एनायन। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कैसा है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और साथ में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही अच्छा बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ आ रही है? टेक्निकली यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और मैं पढ़ाता हूँ, वो देख लीजिए, E1 और E2 टाइप रिएक्शंस। आइए देखते हैं E1 और E2 टाइप रिएक्शंस। ये सर देखते हैं E1 और E2 टाइप की मैकेनिज्म। ठीक है, E1 and E2 टाइप मैकेनिज्म। क्या होती है E1 E2 टाइप मैकेनिज्म? कि जब किसी एल्काइल हैलाइड में हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करा रहे होते हैं तो उसमें से प्रोटॉन और हेलोजन हट जाता है और वहां पर एक बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कहीं तो इसको हम लोग E1 और E2 टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये तो एक ही तरह हुआ इसमें E1 E2 क्या, तो ये भी SN1 और SN2 की तरह है। ये रेट ऑफ रिएक्शन अगर एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड और बेस दोनों पे डिपेंड कर रही होगी तो वो E2 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप पे एल्काइल हैलाइड या फिर किसी बेस पर डिपेंड कर रही होगी तो वो E1 टाइप रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं, सपोज हमारे पास ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पर Br लगा हुआ है, हाइड्रोजन ऑब्वियसली इधर लगा होगा। अगर इसमें ऐसा रिएक्शन हो रहा है कि पहले स्टेप में Br हट रहा है, सिर्फ ये हट रहा है और ये क्या बन रहा है, ऐसा यहाँ पर कार्बोकैटायन बन जा रहा है, इधर हाइड्रोजन ऑब्वियसली लगा हुआ है और बेस आकर के यहाँ पर अटैक कर रहा है। हम लोग जानते हैं बेस के पास लोन पेयर होता है लुईस बेस के माध्यम से, पेयर ऑफ लुईस बेस के हिसाब से। ठीक है, एक स्टेप में ये हुआ, कार्बोकैटायन बना और अब यहाँ पर ये बेस के साथ हाइड्रोजन निकल रहा है, प्रोटॉन निकल रहा है और जो रिएक्शन प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं क्योंकि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गए हैं तो इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, एल्कीन बना लिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ये E1 E2 टाइप की, सॉरी ये E1 टाइप की रिएक्शन है क्योंकि इसमें यहाँ पर ये स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रेट होगा, ये फास्ट रिएक्शन होगी और रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज आल्सो अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, these reactions are E1 टाइप रिएक्शन। अच्छा सर, तो E2 टाइप रिएक्शन क्या है कि जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बेस पर भी डिपेंड कर रहा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा सर? सपोज यही है, इधर Br लगा है, इधर H लगा है, तो एक ही स्टेप है जिसमें यहाँ पर हमारा बेस अटैक कर रहा होगा और ये भी बाहर निकल रहा होगा और सीधा ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हम लोग बोलेंगे E2 टाइप की रिएक्शन। ठीक है, दिस इज E1 टाइप रिएक्शन एंड दिस इज E2 टाइप रिएक्शन। तो ऐसा कैसे हो रहा होगा, कहाँ हो रहा होगा? जो एल्काइल हैलाइड है, अगर एल्काइल हैलाइड है ये 3 डिग्री यानी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा। अगर ये एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री होगा तो यहाँ पर E1 टाइप की रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ पर E1 टाइप की रिएक्शन हो रही होगी। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री यानी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड रहेगा तो यहाँ पर E2 टाइप की रिएक्शंस हो रही होंगी। ठीक है, और अगर एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री रहता है तो यहाँ पर E1 होने के भी चांसेस हैं और E2 होने के भी चांसेस हैं। इसके साथ ही हमारा एल्काइल ग्रुप का मतलब एल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे एरिल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद बारी है एरिल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की।
तो एरिल हैलाइड्स में हम लोग को दो तरह की रिएक्शंस देखनी है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, दूसरी एलिमिनेशन नहीं देखनी है। दूसरी हम लोग को यहाँ पे क्या देखनी है, यहाँ पर दूसरी हमको देखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो दो तरह की रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी बातें जो है, एक हाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की एक रिएक्शन हम लोग पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक रिएक्शंस पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों देखनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूं कि किसी भी बेंजीन में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके वहां पर हम लोग हेलोजन लगा देते हैं तो हमको हेलो एरीन मिल जाता है, एरिल हैलाइड मिल जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी कोई बेंजीन है जिसके ऊपर कोई एल्किल ग्रुप लगा है, सपोज क्लोरीन लगा हुआ है, कोई हेलोजन ग्रुप लगा है, सपोज क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो कोई हमारे पास क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड हम लोग बोल सकते हैं, इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का। इसके साथ हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल का, तो हमको रिएक्शन क्या देखने को मिलेगी कि या तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगा होगा, या फिर पैरा, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे हमको लगा मिलेगा, मेटा पोजीशन पे लगा नहीं मिलेगा। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलेगा, मेटा पोजीशन पे नहीं मिलेगा। ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी काम करता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह भी काम करता है। ठीक है, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल्स या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है या तो पैरा पोजीशन पे लगा है, लेकिन मेटा पोजीशंस पे नहीं लगा है। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन ये है सर कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है कंपैरेटिव टू मेटा पोजीशन पे। हम लोगों ने क्लास 11th में रेजोनेंस पढ़ के रखा है, इसको भी हम लोगों ने जब पूरा पढ़ाया था चैप्टर क्लास में, तो दोबारा से रेजोनेंस रिपीट किया था, लेकिन अभी समय नहीं है दोबारा से रेजोनेंस रिपीट करने का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि या तो ऑर्थो पोजीशन लग रहा है या तो पैरा पोजीशन लग रहा है, मेटा पोजीशन में नहीं लग रहा है। इसकी वजह ये है कि रेजोनेंस के दौरान मेटा पोजीशन का इफेक्ट नहीं रहता है, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ से कुछ हटा रहे हैं और यहाँ पर हमको यहाँ पर सपोज इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उसका कुछ ज्यादा खास मतलब नहीं रह जाएगा। यहाँ रहता है, यहाँ आता है और उसके बाद सीधा इधर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे अभी हम लोग, थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। इसमें एक नया मैकेनिज्म ऐड हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे कि मैकेनिज्म कैसे ऐड हो रहा है। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, एक एक करके खत्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? पहली बात तो ये रिएक्शंस चाहे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, ये सब रिएक्शन बहुत टफ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इसको हम लोग वो इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लिक्विफाइड के साथ इसको रिएक्शन दे रहे हैं। टेम्परेचर हमको कितना रखना पड़ेगा? वेरी हाई टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा है ना। कहना बहुत आसान है, लेकिन 300 डिग्री सेल्सियस सोचो, 30 40 50 डिग्री सेल्सियस जाता है तो हम लोग कपड़े लगते हैं, गर्मी लगने लगती है। 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, हाथ जल जाता है। 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का करना पड़ेगा इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और हमको क्या मिल जाएगा? फिनाल तो मिल तो जाएगा, लेकिन रिएक्शन कंडीशंस बहुत टफ है। रिएक्शन कंडीशन बहुत टफ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग साइनाइड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करें, अगर हम लोग साइनाइड के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करें तो वो भी बहुत ही टफ है। रिएक्शन कंडीशन क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस
और प्रेशर, हाई प्रेशर, तब जाकर के कहीं यहाँ पर साइनाइड इंट्रोड्यूस होगा, है ना? तो इस तरीके से इसमें रिएक्शंस बहुत टफ है। इसकी टफनेस ज़्यादा टफ होने की वजह ये है कि इसमें ना तो SN1 रिएक्शन आती है, ना तो SN2 रिएक्शन आती है, ना तो इसमें कहीं बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, ना तो इसमें पहले कार्बोकटाइन बन जाए फिर उसके बाद उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिए, भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसमें क्या है, इसमें एक नई टाइप की मैकेनिज्म आती है, दैट इज नोन एज एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। क्या है? एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म क्या होती है सर? आइए देखते हैं। सपोज ये क्लोरीन लगा है, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन हो रही है, OH को ऐड कराना है, हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कैसा होगा? मतलब यहाँ पर दो, ये फिर से अगेन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कार्बन 5 बॉन्ड्स बना रहा है, एक पे क्लोरीन रहेगा, एक पे OH आकर के लग जाएगा, दिस इज नोन एज इंटरमीडिएट। अभी क्या हो रहा होगा, और हाँ ये बॉन्ड हटेगा यहाँ पर, 5 बॉन्ड्स हैं, ये ऐसा होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज चला गया, लेकिन ये स्टेबलाइज होने के लिए वापस इधर आएगा, स्टेबलाइज होने के लिए वापस इधर आएगा, और जैसे ही ये यहाँ पर आएगा हमको क्या मिल जाएगा, वापस से क्लोरीन हट जाएगा और यहाँ पर OH मिल जाएगा प्लस Cl बाहर हो जाएगा, Cl माइनस, और ये हमको रिएक्शन प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, फिनॉल रिएक्शन प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से ये इस पर आ गया, है ना। अगर ये रिएक्शंस हम लोग 300 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। पहले एडिशन होगा फिर इसके बाद एलिमिनेशन होगा, लेकिन स्टेप सेम ही रहेगा, ठीक है। इसमें हम लोग इन पोजीशंस पे, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं। अगर ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो ये रिएक्शन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। कैसे इजी हो जाएगी कि जैसे ही यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो ये वापस इसको यहीं पर इसी पोजीशन पे स्टेबल होने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा आगे चल के। कैसे हो जाएगा देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे कैसे हम लोग लगाएंगे, कैसे कैसे क्या उसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। सपोज अगर यही रिएक्शंस हैं और अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, OH NO2 OH NO2 और OH NO2 O2N NO2 ऐसा हो जाएगा। इन तीनों में सबसे इजी कौन सा होगा रिएक्शन, मतलब सबसे इजीली प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा। इसमें हमने 3 जगह पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, इसमें 2 जगह पे लगा हुआ है और इसमें 1 जगह पे लगा हुआ है। सबसे इजी कंडीशन कौन सी हो जाएगी? सबसे इजी कंडीशन हो जाएगी ये वाली, जिसमें 3 जगह लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल वार्म वाटर लेना है, रिएक्टेंट्स वही रहेंगे, ठीक है। इसमें वार्म वाटर लेना है सिंपल, और हम देखेंगे कि हमको रिएक्शन प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसमें क्या करना होगा, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स के पास में ये रिएक्शन हो जाएगी, और इसके लिए हमको 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास लेना पड़ेगा तो ये रिएक्शन होगी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं तो इस बिना किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो प्रोडक्ट है, इसमें रिएक्शन कंडीशन के लिए इसको 300 सेल्सियस के आसपास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये वाली आसान हो गई, इससे ये वाली आसान हो गई, और सबसे आसान ये वाली, है ना। तो जैसे जैसे एक चीज हमको क्या देखने को मिली कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा रिएक्शन उतनी आसान होती जाएगी, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन आसान होती जाएगी। ये हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें एक मैकेनिज्म हुई एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या नया मैकेनिज्म आ रहा है,
ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे थे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगेन वही सब चीजें हैं कि ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो रिएक्शन इजी हो जाएगी, मेटा पोजीशन में कोई खास रोल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी चीज देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने एक मैकेनिज्म देखी, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहली बात तो एक चीज ये देखते हैं कि सपोज अपने पास दो बेंजीन है OCH3, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इसमें भी सेम वैसा ही है OCH3, लेकिन इसमें पैरा मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। इसकी जब दोनों के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं NH2 के साथ, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि प्रोडक्ट के तौर पे हम देख रहे हैं कि NH2 जो है वो हमेशा पैरा पोजीशन पर ही आके लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रिएक्शन के दौरान, मैकेनिज्म के दौरान इसमें एक बार NH2 यहाँ पर लगा है, एक बार NH2 यहाँ पर लगा है, लेकिन जब यहाँ पर लगा है तो मेटा पोजीशन पर हमको आयन है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने को मिल रहा है जो स्टेबलाइज नहीं होंगे ड्यूरिंग रेजोनेंस। लेकिन अगर यहाँ पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे ड्यूरिंग रेजोनेंस। तो इस वजह से ये वाला जिसमें पैरा पोजीशन पे NH2 आके लगता है ये ज्यादा स्टेबल कंडीशन होती है। इसमें एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म हमको देखने को मिल रही है। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म में क्या है, जैसे उसमें हो रहा था कि पहले ऐड हो रहा था फिर एलिमिनेट हो रहा था, इसमें क्लोरीन पहले एलिमिनेट होगा फिर एडिशन। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हुई तो चैप्टर भी खत्म हो गया। इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश की है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और बाकी इंट्रोडक्शन, उसका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, एल्काइल हैलाइड और एल्डिल हैलाइड्स का, और इस पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एल्किल हैलाइड्स और एल्डिल हैलाइड्स की। मैं आशा करता हूं आप सबको ये पूरा चैप्टर पूरी तरीके से रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, किसी भी पार्ट में अगर कोई डाउट है, किसी भी पार्ट में आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है या ये चीज छूट गई है रिवीजन के दौरान, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ऊपर कवर करने की कोशिश की है, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाने की कोशिश की है। केमिस्ट्री इतने शॉर्ट में नहीं पढ़ी जाती है, फिर भी हम लोगों ने रिवीजन के लिए इसको बहुत ही शॉर्ट करने की कोशिश की है। पूरी थ्योरी बताने की कोशिश की है, जहां जितना ज्यादा इंपॉर्टेंस था जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को हम लोगों ने उतना लंबा खींचे पढ़ाया है। रिवीजन प्रोग्राम की भी वीडियोस हमारी आधे घंटे से कम कोई भी नहीं है, 3 पार्ट्स हैं। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डाउट है, कोई रिएक्शन आपको डाउट है, तो आप बिल्कुल पूछिए। बार आपको मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एग्जाम का टाइम है, इसमें संकोच करने की या आलस करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही कोई डाउट आता है आप तुरंत पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तो आप देख ही रहे हैं, उसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो फिर आप WhatsApp पे पूछ सकते हैं, Facebook पे पूछ सकते हैं, Instagram पे पूछ सकते हैं, कहीं भी आप पूछ सकते हैं। पर पूछिए, करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।